हम क्या पढ़ रहे थे, ग्रुप बी का हम पढ़ रहे थे क्या, कंसेंट्रेशन टर्म्स दैट वर रिलेटेड टू ग्रुप बी। ग्रुप बी मतलब जो मास रिलेटेड टर्म्स थे। आज लास्ट क्लास होगा मोल कंसेप्ट का, इसके बाद से मोल 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो वी विल ट्राई टू कवर ऑल द टॉपिक्स, ऑल द रिमेनिंग टॉपिक्स हियर, ठीक है। तो एक तो मैं क्या बोल रही थी कि ग्रुप बी में हमने एक तो वेट बाय वेट, परसेंट वेट बाय वेट कवर किया था, ठीक है, और दूसरा था मोल फ्रैक्शन। दूसरा मोल फ्रैक्शन का हम डिस्कशन कर रहे थे। तो मोल फ्रैक्शन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मोल फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय x एंड इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज अ फ्रैक्शन। तो कोई भी चीज पे फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी, ये जो वैल्यू होगी इट विल रेंज फ्रॉम 0 to 1, पहली बात तो ये, ठीक है। और जो मोल फ्रैक्शन होता है, अगर मैं किसी सोल्यूशन की बात करूं, क्योंकि कंसंट्रेशन टर्म्स किसके रिलेटेड होते हैं, सोल्यूशन से रिलेटेड होते हैं। तो अगर मैं किसी सोल्यूशन की बात कर रही हूँ, तो सोल्यूशन में अगर मैं बाइनरी सोल्यूशन की बात करूं, सोल्यूशन में दो चीजें हैं, एक तो है हमारा सोल्यूट और एक है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर मैं सोल्यूट को बी मानूं और सॉल्वेंट को ए मानूं, तो व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज ए। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी एक्स ए से, और ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल नंबर ऑफ मोल का क्या मतलब है, इसका भी मोल और इसका भी मोल, ठीक है, इन दोनों का सम। तो ये क्या हो जाएगा, Na प्लस एन, ठीक है। और एक्स बी क्या हो जाएगा, एन बी अपॉन Na प्लस एन। और यहां से हमने एक चीज देखी थी, कभी भी किसी सोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, तो सोल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन होगा, टोटल सोल्यूशन में जो मोल फ्रैक्शन होगा, उसका आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स लिख लो, या फिर थोड़ा सा ऐसे ऐसे करके ऐसे लिख दो, मर्जी आपकी, ठीक है। तो हमने एक और चीज देखी थी कि किसी भी सोल्यूशन में जितने भी उसमें कंपोनेंट्स होते हैं, उन सब के मोल फ्रैक्शन का अगर सम कर दें, तो वो किसके बराबर होगा, हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है। और एक और चीज देखी थी, अगर मैं किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन 0 बोल रही हूँ, किसी भी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन अगर मैं 0 बोल रही हूँ, इसका मतलब उस सोल्यूशन में वो सब्सटेंस प्रेजेंट ही नहीं है। इसका मतलब उस सोल्यूशन में वो सब्सटेंस प्रेजेंट ही नहीं है, मतलब उसका नंबर ऑफ मोल 0 है, ठीक है। तो दैट सब्सटेंस इज एब्सेंट, सब्सटेंस प्रेजेंट ही नहीं है। अगर मैं उसी सब्सटेंस का मोल फ्रैक्शन आपको 1 बोल दूं, ठीक है, मोल फ्रैक्शन में अगर 1 बोल दूं, तो मतलब ये दोनों बराबर हो गए, मतलब उसमें n भी है ही नहीं, सिर्फ Na है, मतलब क्या है, वो सब्सटेंस प्योर है, ठीक है। ये सारी चीजें हमने कल की क्लास में देखी, ठीक है। अब इसी पे एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं, देखो यहाँ पे दिख रहा है, क्वेश्चन देखो, 30 ग्राम ऑफ यूरिया, 30 ग्राम ऑफ यूरिया is mixed with 45 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। पहला तो हमें इसका परसेंट वेट बाय वेट निकालना है, और दूसरा इन दोनों का ही हमें मोल फ्रैक्शन निकालना। देखो मोल फ्रैक्शन, अगर मैं सिर्फ मोल फ्रैक्शन बोलूं, तो मैं मोल फ्रैक्शन किसका निकालूंगी, मैंने क्या बोला था, मैं कंसंट्रेशन टर्म्स में मोल फ्रैक्शन किसका निकालूंगी, सोल्यूट का। क्या तो आपको गिवन हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, अगर सिर्फ मोल फ्रैक्शन लिखा है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। चलो सॉल्व करो, चलो इसका बताओ मोल फ्रैक्शन क्या होगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्या, परसेंट वेट बाय वेट। तो परसेंट वेट बाय वेट क्या होता है, वेट ऑफ क्या, वेट ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, दैट इज 30 ग्राम अपॉन पूरा सोल्यूशन का वेट कितना हो जाएगा, 45 प्लस 30, मतलब 30/75 इंटू 100, ठीक है, परसेंटेज होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका 4/3, ये हो जाएगा 10, मतलब 40%, ठीक है। दूसरी बात इसने बोली है मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट निकालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, मतलब
क्या हो जाएगा 30/60। यूरिया मैंने आपको कल बताया था CONH2 होता है, ठीक है। तो इसका मोल फ्रैक्शन 30/60 अपॉन 30/60 प्लस वाटर का कितना हो जाएगा 45/18, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 1/2, ये भी हो गया आपका 1/2 और ये कितना हो गया आपका 5/2। तो ये हो जाएगा आपका, सॉल्व करोगे तो 6 1/6। अगर ये 1/6 है तो वाटर कितना हो जाएगा, आपको वाटर का निकालने की जरूरत नहीं, सीधे 1 में से माइनस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है सोल्यूशन में सिर्फ वाटर और यूरिया है। तो वाटर का कितना हो जाएगा मोल फ्रैक्शन 5/6। चलो आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म अगेन मोलैरिटी के बाद, दैट इज मोलैलिटी। तो अब आते हैं हम जो तीसरा ग्रुप बी का था, दैट इज मोलैलिटी, ठीक है। मोलैरिटी को हम कैसे डिनोट करते थे, कैपिटल एम से। मोलैलिटी को हम डिनोट करेंगे बाय स्मॉल एम, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम, ठीक है। और मैंने क्या बोला था कि हमेशा कंसंट्रेशन टर्म होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूट। तो इसका क्या हो जाएगा डेफिनेशन, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा नीचे, यहाँ पे नीचे सॉल्वेंट आएगा, किसमें केजी में। तो लिखो इट इज डिफाइंड एज, ये पहला ऐसा टर्म है जिसके डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट आ रहा है, बाकी सब में डिनोमिनेटर में सोल्यूशन आएगा। इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute present in per kg ऑफ सॉल्वेंट। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो सॉल्वेंट और किसमें, सॉल्वेंट का जो मास होना चाहिए वो किसमें होना चाहिए, केजी में, ठीक है। तो आप मोलैलिटी को ऐसे बताओगे कि नंबर ऑफ मोल, ऊपर तो सॉल्यूट ही आ रहा है एन, ठीक है, अपॉन वेट किसका, सॉल्वेंट का, किसमें, केजी में, ठीक है। ये हो गया आपका मोलैलिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। डिनोमिनेटर में सॉल्वेंट का वेट आएगा और वो भी वेट किस में आएगा, केजी में आएगा, ठीक है। एक इजी सा क्वेश्चन करें, इसका यूनिट क्या हो जाएगा पहले बताओ। इसका यूनिट हो जाएगा मोल पर केजी, ठीक है। मोल केजी इनवर्स या फिर मोल पर केजी, इसको तो हम मोल बोलेंगे ना। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन है आपका 360 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is added in sufficient water to make 1.36 kg of solution. Calculate its molality. सिंपली क्या कर देंगे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है C6H12O6, तो इसका मोलर मास क्या हो जाएगा आपका, मोलर मास हो जाएगा आपका क्या 180, ठीक है 180। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 360/180। नीचे क्या आता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूशन आपको गिवन है कितना 1360, ठीक है। सोल्यूशन को अगर माइनस कर देंगे सोल्यूट से, ठीक है 360 ग्राम, तो ये 1000 क्या आ जाएगा, ये वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट आ गया आपका 1000 ग्राम इक्वल्स टू 1 केजी, 1 केजी ये क्या आ गया आपका 2 मोलर, उसको मोलर बोलते थे, इसको मोलर बोलेंगे, ठीक है, या फिर 2 मोल पर केजी, ठीक है।
एक और क्वेश्चन करो। क्वेश्चन है आपका 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in sufficient water to make 500 ml of solution. ठीक है? If the density of solution is 1.18 gram per liter per ml, if density of the solution is itna 1.18 gram per ml, then calculate, हमें क्या क्या चीजें कैलकुलेट करनी है? पहला मोलारिटी, दूसरा मोलालिटी, तीसरा परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, फोर्थ परसेंट वेट बाय वेट, और फिफ्थ है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। अब हमने सारे टर्म्स पढ़ लिए हैं, आपको सारे टर्म्स से फेमिलियर हो आप, आपने सिर्फ क्या करना है, इसको फॉर्मूला में पुट करोगे और आंसर आपका आ जाएगा। फॉर्मूला भी क्या है आपको सिर्फ समझना है। पहला हमें निकालना है मोलारिटी, हमें क्या गिवन है 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, 90 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, और ग्लूकोज का आपको मोलर मास पता है 180 होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा 90 अपॉन 180। ठीक है, अब ये बोल रहा है 500 ml ऑफ सोल्यूशन, लेकिन मोलारिटी में क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, तो ये क्या है मैं हाफ लीटर लिख सकती हूँ इसको, तो ये भी हाफ, ऊपर भी हाफ, ये क्या आ गया 1 मोल। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट मोलालिटी, मतलब स्मॉल एम, स्मॉल एम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो उतना ही रहेगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, यहां से निकालना है आपको 500 ml ऑफ सोल्यूशन गिवन है, आपको डेंसिटी ऑफ द सोल्यूशन भी पता है, तो डेंसिटी क्या होता है मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ सोल्यूशन निकल जाएगा यहां से, कैसे मास ऑफ सोल्यूशन निकलेगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से, तो डेंसिटी है आपका 1.18 और वॉल्यूम है आपका 500 ml, तो आपका क्या आ जाएगा यहां से मास ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा 1.18, मास ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा 590। ठीक है, ये आ गया आपका 590 ग्राम। अब लेकिन हमें मोलालिटी निकालनी है, तो ये क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, सोल्यूशन में से सोल्यूट को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा सोल्यूशन का, सॉल्वेंट का वेट कितना आ जाएगा 590 माइनस 90 दैट इज 500 ग्राम, इसको हम हाफ केजी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये नंबर ऑफ मोल्स तो उतना ही रहेगा और वेट ऑफ सॉल्वेंट भी हाफ, तो ये भी क्या आ गया आपका 1 मोल। ठीक है, मोलारिटी और मोलालिटी निकाल ली थी, अब निकालते हैं परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। तो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, तीसरे पे निकालते हैं हम, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है दैट इज 90 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दैट इज 500 इंटू 100, ये क्या हो जाएगा 90 बाय 5 कितना हो जाएगा 500 ml है ना, ठीक है 18% हो जाएगा। अब आते हैं परसेंट बाय वेट में, तो परसेंट वेट बाय वेट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ दिस अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन हमने अभी निकाला था कितना 590, मतलब 90 अपॉन 590 इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा 900 बाई 59। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन पे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स, ग्लूकोज के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हाफ अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल, मतलब ग्लूकोज का मोल प्लस वाटर का मोल कैसे निकालोगे, वाटर का आपको मास पता है कितना 500, यहां से निकाला ना, सॉल्वेंट का मास आपको पता है 500 और एक्वस सोल्यूशन है तो 500 अपॉन
18। इसको सॉल्व कर दोगे, आपका क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है सबको? अब आपको कोई भी टर्म गिवन हो, आप ये सारी चीजें, आप जितने भी कंसंट्रेशन टर्म्स हैं सारे निकाल सकते हो। मोलालिटी निकालने के लिए देखो क्या करना है, मोलालिटी निकालने के लिए क्या करना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट तो रहेगा ही, लेकिन नीचे आपको क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकलेगा, ये तो आपको क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, और ये आपको गिवन है डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो यहां से आप क्या निकालोगे, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, यहां से आपका आ जाएगा मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन आ गया। अब 590 सोल्यूशन है, उसमें 90 ग्राम ग्लूकोज का है, तो वाटर का कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, 590 माइनस 90, तो 500 क्या आ गया आपका, वाटर का वेट आ गया। अब इसको हमें केजी में चाहिए था, इसलिए हमने इसको 1/2 कर दिया। ठीक है, अब देखो चैप्टर तो आपका खत्म है ये, लेकिन हम क्या करेंगे, कुछ जैसे हमने ये मोलालिटी और मोलारिटी में जो क्या रिलेशन है, ठीक है, वो फॉर्मूले से हम एक दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जिससे कभी कभी आपके ना क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि आपको अगर बेसिक्स पता है आप तो सारी चीजें निकाल सकते हो। मैंने इसमें कोई आपको स्पेशल फॉर्मूला नहीं बताया है, आपने सारी चीजें बिना फॉर्मूले यूज किए ही कर ली, बाकी जो आपको गिवन था क्वेश्चन में उसको देख के। लेकिन अब मैं कुछ क्वेश्चन फॉर्मूले लिखवाऊंगी, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नहीं भी याद होगा तो वो आप डिराइव कर सकते हो, लेकिन कैसे डिराइव करना है, मोलालिटी का नहीं, कोई और फॉर्मूला नहीं होता, मोलालिटी का यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे साइड में लिखो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले। जब आपको ग्रुप ए से कन्वर्जन करना हो ग्रुप बी, ग्रुप ए किससे रिलेटेड होते हैं, वॉल्यूम रिलेटेड, और ग्रुप बी होता है क्या, मास रिलेटेड। जब भी आपको मास और वॉल्यूम का कन्वर्जन करना होगा तो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको वहां पता होनी चाहिए, क्या, डेंसिटी। ठीक है, क्योंकि डेंसिटी से ही आप मास और वॉल्यूम का कन्वर्जन कर सकते हैं। ठीक है, तो जब भी आप ग्रुप ए से ग्रुप बी में कन्वर्जन कर रहे हो, जैसे मोलारिटी से आप मोलालिटी निकाल रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या पता होना चाहिए, डेंसिटी पता होनी चाहिए, तभी आप मोलारिटी से मोलालिटी निकाल लोगे। तो यहाँ पे देखो आपने मोलारिटी तो निकाल लिया था, लेकिन मोलालिटी तभी आप निकाल पाए जब आपको डेंसिटी पता थी। अगर डेंसिटी नहीं पता होती तो आप मोलालिटी नहीं निकाल पाते। ठीक है, सो फॉर एनी कन्वर्जन ऑफ ग्रुप ए टू ग्रुप बी यू शुड नो द वैल्यू ऑफ डेंसिटी। ठीक है, उस सोल्यूशन की डेंसिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो कोई जो और फॉर्मूले हैं, बेसिक फॉर्मूला तो सारा यही है। ठीक है, कोई और फॉर्मूले जो डिराइव कर सकते हैं हम इन दोनों में से, वो हम अभी कर रहे हैं। तो पहला यहाँ लिख लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड जो होता है। पहला देखो, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम और परसेंट वेट बाय वेट, क्या रिलेशन होगा। ठीक है, अभी आपने परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वेट निकाला था, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में, उसमें क्या किया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब आपने परसेंट वेट बाय वॉल्यूम निकाला था, तो आपने क्या किया था, 90%, या देखो पीछे, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्वेंट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, यही किया था ना। अगर परसेंट वेट बाय वेट निकालना होता तो क्या करते आप, 90 ग्राम, ठीक है, ये तो वॉल्यूम था, लेकिन यहाँ पे आपने क्या किया था, 500 को आपने सबसे पहले मल्टीप्लाई किया था 1.18 से, है ना, इंटू 100, तभी तो आया था यहाँ पे आपका क्या है, ये वेट ऑफ सोल्यूशन, वेट ऑफ सोल्यूशन तभी आया था ना। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि परसेंट वेट बाय वॉल्यूम को अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, इसको अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम। तो पहला फॉर्मूला आपका क्या बन गया, परसेंट वेट बाय वॉल्यूम इज इक्वल्स टू
डेंसिटी इंटू परसेंट वेट बाय वेट। ठीक है, अभी क्रॉस चेक कर लेते हैं कैसे। ये क्या आया था 90 अपॉन 590 इंटू 100। अब मैं इसको 1.18 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो आप देख लो इसका आंसर भी क्या आएगा। जो इसका 18% आ रहा था ना, इसका भी क्या आएगा 18% आएगा। पहला फॉर्मूला क्लियर है। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला हमें जो पता थी चीजें हमने वहीं से डिराइव किया है। ठीक है, अभी मैं सारा बता रही हूँ बच्चे, पहले एक एक करके देखते हैं। ये वाला क्लियर है कि परसेंट वेट बाय वॉल्यूम कौन सा रिलेटेड टर्म है, वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है। ये कौन सा रिलेटेड टर्म है, मास रिलेटेड टर्म है। जब आपको कन्वर्जन करना होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इसको आप डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर। दूसरा फॉर्मूला जो आपका आ रहा है, मैंने आपको मोलारिटी का और परसेंट वेट बाय वॉल्यूम का एक रिलेशन बताया था। क्या बताया था मैंने, देखो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम, ये वॉल्यूम किस में होता है 100 ml में, और मोलारिटी किस में होता है 1 लीटर में या फिर 1000 ml में। तो कितने का इसमें डिफरेंस आ रहा है 10 टाइम्स का, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे तो वेट है, लेकिन हमें क्या चाहिए था यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, तो इसलिए हम क्या करेंगे मोलर मास ऑफ सोल्यूट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका आ गया दूसरा। कैसे, देखो परसेंट वेट बाय वॉल्यूम क्या होता है, नंबर ऑफ वेट ऑफ सोल्यूट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्वेंट, और ये क्या होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट इन पर लीटर ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो पर 100 ml, और ये क्या था पर लीटर मतलब 1000 ml, कितने का डिफरेंस आए ये 10। पहला फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला है जब हम मोलारिटी को वेट बाय वेट से कनेक्ट करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, मोलारिटी कौन सा है वॉल्यूम रिलेटेड टर्म है, और परसेंट वेट बाय वेट कौन सा टर्म है एक मास रिलेटेड टर्म है। तो जब भी हम इसको क्या कर रहे हैं रिलेट करेंगे, तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, डेंसिटी की जरूरत पड़ेगी ना। तो हम डेंसिटी से इसको क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। दूसरी बात, जो परसेंट वेट बाय वेट होता है वो क्या है पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, लेकिन मोलारिटी किस में होता है अगेन वो किस में होता है 1 लीटर में। तो यहाँ पे 10 की कमी आ रही है, अगेन इसको 10 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे अपॉन, ये क्या है वेट ऑफ सोल्यूट है, लेकिन यहाँ पे हमें क्या चाहिए मोल्स ऑफ सोल्यूट चाहिए, तो इसे हम मोलर मास ऑफ सोल्यूट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये होगी आपकी मोलारिटी और परसेंट वेट बाय वेट में रिलेशन। अगर आपको वो जो बेसिक 6 फॉर्मूले थे वो सारे आपको पता है, तो ये सारे फॉर्मूले आप इजीली डिराइव कर सकते हो। ये सिर्फ मैं इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं इनके ऊपर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखो हम, अभी इन तीनों पे एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद एक और रिलेशन बताऊंगी मोलारिटी और मोलालिटी का। क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ calculate molality of H2SO4 solution, molarity लिख लो, molarity of H2SO4 solution which contains which contains 98% weight by weight H2SO4 having density
हैविंग डेंसिटी 1.8 ग्राम पर एम। ठीक है, ये आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इन सब की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास जो बेसिक नॉलेज है मोलालिटी का, मोलारिटी का, परसेंट वेट बाय वेट का, इससे आप इजीली निकाल सकते हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन जल्दी करना है या फिर क्वेश्चन आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के आए रिलेशन, तो आपको ये सारे फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। चलो एक बार सॉल्व करके देखो। देखो सिंपल सी बात है, 98% मैं कोई फॉर्मूला नहीं यूज कर रही हूँ। ठीक है, 18 मोलर सही, बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन अब ये तो आपने फॉर्मूला यूज करके किया होगा। अब मैं चाहती हूँ मैं फॉर्मूला नहीं यूज करूँ, तो मैं फॉर्मूला नहीं यूज कर रही हूँ। मैंने क्या किया, अब बताओ 98% वेट बाय वेट H2SO4 का क्या मतलब है? 98% वेट बाय वेट H2SO4 का मतलब है 98 ग्राम H2SO4 है, किसमें 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम के सोल्यूशन में। ठीक है, सही बात है, हमें ये पता है। अब हमसे क्या बोल रहा है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन हमें पता है। ठीक है, तो यहां से हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल सकते हैं। कैसा? मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल्स टू डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी अपॉन मास। डेंसिटी कैसे हो जाएगा, 1.18 अपॉन 100। ये किस में है, ml में, लेकिन हमें किस में चाहिए, लीटर्स में चाहिए। तो मैं इसको 10 का पावर -3 से क्या कर देती हूँ, मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इंटू 10 का पावर -3। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट के आ जाएगा 10 का पावर, ये दिख रहा है ना, एक सेकेंड यहां से देखो। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी अपॉन मास। तो डेंसिटी क्या है आपकी 1.8 और मास क्या है आपका 100 ग्राम, इनटू ये किस में आ रहा है, ml में आ रहा है, लेकिन हमें वॉल्यूम किस में चाहिए होता है, लीटर्स में चाहिए होता है। तो 10 का पावर -3, ये क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 1.8 इंटू 10 का पावर -1। ठीक है, अब देखो 98 ग्राम ऑफ H2SO4 है, यहां से मोल्स निकल जाएंगे कैसे, 98 ग्राम अपॉन मोलर मास इसका कितना होता है 98 अपॉन 1.8 इंटू 10 का पावर -1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सॉरी मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, एक सेकेंड, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, मतलब 100 अपॉन 1.8 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 10 का पावर -1 अपॉन 1.8। ठीक है, तो 10 का पावर -1 इंटू 1.8 ऊपर चला जाएगा 1.8, और ये 10 भी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यही तो है, देखो ये 10 आ गया, ये 1.8 आ गया डेंसिटी, ये आ गया मोल्स ऑफ सोल्यूट, और परसेंट वेट बाय वेट दैट इज 19%। क्लियर है सबको? अब समझ आया हमने कैसे रिलेट किया, सारी चीजें समझ में आ गई। डेंसिटी हमने यहां से कर लिया, 10 कहां से आया, परसेंट वेट बाय वेट कहां से आया, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट कहां से आया। ठीक है, तो यहां से आप क्या करोगे, डायरेक्ट रिलेशन निकाल सकते हो। जो दूसरा रिलेशन, दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट लिखो, कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। कैलकुलेट मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन। देखो 98% वेट बाय वेट हमारे पास क्या है, H2SO4। सो वी हैव 98% वेट बाय वेट H2SO4। तो 98% का क्या मतलब है कि 98 ग्राम क्या है H2SO4, और 2 ग्राम क्या होगा आपका वाटर। वाटर का आपको डेंसिटी याद रखना है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, डेंसिटी ऑफ वाटर होती है 1 ग्राम पर ml। ठीक है, तो अगर 1 ग्राम होती है, 0.1 नहीं,
1 ग्राम पर ml, ठीक है। 1 ग्राम कितना ऑक्यूपाई करेगा, 1 ml ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो 2 ग्राम मतलब कितना ऑक्यूपाई करेगा, 2 ml ऑक्यूपाई करेगा, है ना। मतलब 2 ग्राम हमें पता है, तो इसका हमें 2 ml ये भी पता है। खैर उसकी हमें जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो हमें क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट ही चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मोलालिटी क्या हो जाएगा, 98 ग्राम अपॉन H2SO4 का 98, ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। 2 ग्राम वाटर है, मतलब कितना केजी है, 2 इंटू 10 का पावर -3, है ना। मतलब कितना हो गया, 1000 अपॉन 5, कितना हो गया, 500 मोल है, ठीक है। अब यहां से मैं एक रिलेशन निकालती हूं मोलारिटी में और मोलालिटी में। तो ये रिलेशन होता है मोलालिटी इज इक्वल्स टू 1000 इंटू एम, यहाँ पे m क्या है, मोलारिटी है, ठीक है। 1000 इंटू एम ऑन 1000 इंटू डी माइनस m इंटू m1। m1 क्या है, m इज द m1 लिखा रहे या फिर m ऑफ सोल्यूट, ये m सोल्यूट क्या है, ये है आपका रिलेशन, चौथा रिलेशन है, ठीक है। ये 3 रिलेशन था, ये 4th रिलेशन। ये कैसे आया अभी हम देखते हैं। m क्या है, मोलालिटी, कैपिटल M क्या है, ये रिलेशन लिखा हुआ है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूं। मोलारिटी, कैपिटल M इज मोलारिटी, D इज द डेंसिटी, ठीक है। M सोल्यूट क्या है, चलो बताओ, M सोल्यूट क्या है, व्हाट इज M सोल्यूट, वेरी गुड, ठीक है। M सोल्यूट कोई भी मोलारिटी नहीं बोलेगा, M सोल्यूट का क्या मतलब है, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। M सोल्यूट, ठीक है। अब देखो इसको हम समझते हैं। M अगर मोलारिटी है और ये है आपका मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, और D आपकी डेंसिटी है, ठीक है। तो अब हमें निकालना है वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्वेंट, सोल्यूट, सॉरी, ठीक है। इतना पता है सबको, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। पहली बात, मोलारिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं 1 लीटर की बात करूं, 1 लीटर सोल्यूशन की बात करूं, तो मोलारिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर हो जाएगा ना। और नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकती हूँ कि मोलारिटी क्या हो जाएगा, वेट किसका, सोल्यूट का अपॉन मास ऑफ सोल्यूट। तो वेट ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा, मोलारिटी इंटू मास ऑफ सोल्यूट, पहली बात। अब मैं 1 लीटर सॉल्वेंट की बात कर रही हूँ, 1 लीटर सोल्यूशन की बात कर रही हूँ, सॉरी। अगर मैं 1 लीटर सोल्यूशन की बात कर रही हूँ और डेंसिटी है उस सोल्यूशन का D ग्राम पर ml, ठीक है, तो उसका मास क्या हो जाएगा, 1 लीटर सोल्यूशन की बात कर रही हूँ, मतलब 1000 ml सोल्यूशन की बात कर रही हूँ, तो D ग्राम पर ml। तो मास क्या हो जाएगा इसका, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो मास ऑफ, वेट ऑफ सोल्यूशन क्या हो जाएगा, 1000 इंटू डेंसिटी। नहीं, इस केस में कुछ भी सोल्यूट हो सकता है,
कोई भी सोल्यूट हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। वाटर कहां से आया? मैंने तो वाटर का नाम ही नहीं लिया। अगर वाटर होता तो मैं 1 ग्राम पर ml लेती, मैंने तो d ग्राम पर ml लिया है। मैंने सिर्फ बोला है कि मोलारिटी फॉर 1 लीटर सोल्यूशन क्या होगा, m इज इक्वल्स टू n बाई वी, m इक्वल्स टू n हो जाएगा, और ये यहां से आ जाएगा आपका वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, अब हमने क्या किया, 1 लीटर सोल्यूशन का डेंसिटी आपको गिवन है कितना, d ग्राम पर ml। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, 1 लीटर सोल्यूशन का है d ग्राम पर ml, तो मैं क्या बोल सकती हूँ, 1000 ml सोल्यूशन हैज d ग्राम पर ml। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या हो जाएगा आपका, मास। तो वॉल्यूम है आपका 1000 और डेंसिटी आपका ये क्या आ गया आपका, वेट ऑफ सोल्यूशन। ये वेट ऑफ सोल्यूशन पता है आपको वेट ऑफ सोल्यूट पता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा कैसे, 1000d माइनस क्या, m इंटू m ऑफ सोल्यूट। ये चीज क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब ये क्या आ रहा है, ये जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है ये किस में आ रहा है, ग्राम्स में। तो ग्राम्स में करने के लिए हमने क्या किया है, इसको 10 का पावर -3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये ऊपर जाके ये 1000 बन गया, ये 1000 यहां से आया। ठीक है, और ऊपर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, हमने अभी देखा कि 1 लीटर सॉल्वेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट किसके बराबर होगा, मोलारिटी के बराबर। तो ये m आया यहां से। ठीक है, अब मोलालिटी और मोलारिटी में जो रिलेशन है वो आपको कंफर्म है, क्लियर है। तो ये जो 4 फॉर्मूले थे ये आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। तो डायरेक्ट फॉर्मूला पता हो तो भी अच्छी बात है, नहीं फॉर्मूला पता है तो आप इजीली डिराइव कर सकते हो। ठीक है, अब चैप्टर तो आपका ओवर हो चुका है, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ। कुछ लॉ है जो कि आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, और वो लॉज होते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, द चैप्टर इज ओवर, बट हम कुछ लॉ के बारे में पढ़ेंगे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये क्लियर है ना सबको, ये लॉ भी इंपॉर्टेंट है और इसमें से भी क्वेश्चन आपके आते हैं। ठीक है, सो वी हैव लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देखो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन स्टार्ट करने से पहले आपको मैं एक होमवर्क दे रही हूँ। ये आपकी एनसीईआरटी में से नहीं डिलीट हुआ है, कुछ डिलीट नहीं हुआ है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सब कुछ आएगा। जितनी भी चीजें डिलीट हुई हैं वो आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए डिलीट हुई हैं, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, इस भ्रम में मत रहना। फिर डिलीट क्यों किया, यही तो बात है, डिलीट करना या ना करना बराबर ही है। आपको मैं अगर बोल दूं कि एलआर का कॉन्सेप्ट है और नंबर ऑफ मोल्स डिलीट कर दिया, तो नंबर ऑफ मोल्स पता होगा तभी तो आप एलआर का कॉन्सेप्ट लगा पाओगे, है ना। तो ये सारी चीजें पता होंगी तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो डिलीट हुआ है उसका ये मतलब है कि आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएंगे आपके स्कूल एग्जाम। कंपटीशन में आपका सब कुछ है। ठीक है, ये करने से पहले मैं आपको एक होमवर्क देना चाहती हूँ। मुझे आप बताएंगे कि लोशमिट नंबर क्या होता है। ठीक है, आपके पास कोई बुक होगी या फिर कोई एनसीईआरटी होगी, उसमें पता होगा लोशमिट नंबर क्या होता है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, या आप मुझे मैसेज पे बता सकते हो, मैसेज पे बता सकते हो। ठीक है, अब आते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बेसिकली लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या, और इसको लॉ क्यों बोला जाता है। देखो, अब बहुत सारे साइंटिस्ट आए, देखो H2
प्लस O2 मिलके क्या बनाता है, वाटर बनाता है। चाहे आप लेबोरेटरी में बनाओ, चाहे आप पानी देखो, यहाँ का पानी देखो, चाहे इंग्लैंड का पानी देखो, हर जगह उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, H2O। ठीक है, तो ऐसा जो ये जो सर्टेनिटी है ये किसकी वजह से है, ये इसकी वजह से है कि ये जरूर ही ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो केमिकल्स जो है ये जो कंबाइन हो रहे हैं, ये क्या है, ये इसकी वैल्यू होती है लो श्मिट नंबर की। वो मुझे स्पेसिफिक वैल्यू बताओ, कौन सी वैल्यू होती है उसकी। ठीक है, अब देखो ये जितने भी केमिकल्स कंबाइन हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, ये एक सर्टेन लॉ फॉलो करते हैं। ठीक है, उन्हीं लॉ को हम पढ़ते हैं इसमें, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहला जो साइंटिस्ट आए थे, जैसे कि लेवोइजियर आए, डाल्टन आए, तो इन साइंटिस्ट ने हमें लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन दिया और इन्होंने बोला कि जितने भी केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं ये एक सर्टेन लॉ फॉलो करते हैं। ठीक है, और उन्हीं को हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो सबसे पहला लॉ होता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये तो आपको पता ही होगा क्या, कि मास जो होता है किसी भी रिएक्शन में वो हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। इसका क्या मतलब है कि अगर A और B मिलके C बना रहे हैं, ठीक है, और ये 2 ग्राम है और ये 5 ग्राम है, ठीक है, तो ये C कितना बनेगा, 7 ग्राम बनेगा। मतलब कि मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो यही कहता है आपका लॉ ऑफ केमिकल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसके अंदर लिखो, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed in any chemical reaction. Mass can neither be created nor be destroyed in any chemical combination. लेकिन इसका क्या मतलब है कि जो मास रहेगा किसी भी रिएक्शन में वो क्या होगा, कंजर्व रहेगा। दैट इज टोटल मास, दैट इज टोटल मास in any chemical, in any chemical reaction is always conserved. ठीक है, अब मैं इसका एग्जांपल लेती हूं कि जैसे कि H2 plus O2 gives H2O। ठीक है, इसको बैलेंस कर दें, 2H2 plus O2 gives 2H2O। अब देखो बिफोर रिएक्शन, ये जब रिएक्शन नहीं हो रहा था तो इसका मेरे पास 2 kg था और इसका मेरे पास 1 kg था। ठीक है, तो ये कितना फॉर्म होगा, अभी रिएक्शन नहीं हो रहा है तो ये कितना फॉर्म हुआ है, 0। लेकिन आफ्टर रिएक्शन अगर देखें, आफ्टर रिएक्शन देखें तो ये कितना हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा 0, ये भी खत्म हो जाएगा 0, और ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 3। अगर मैं केजी की बात करूं और अगर मैं मोल्स की बात करूं, ये तो केजी की बात हुई, अगर ये 2 मोल है और ये 1 मोल है तब कितना मोल बनेगा, ये दोनों ही खत्म हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही एलआर है। अब मोल की बात करूं तो ये कितने मोल्स बनेंगे, ये 2 मोल बनेगा। ठीक है, तो यही कहता है क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, दैट इज मास बिफोर द रिएक्शन। अगर मैं देखो मास बिफोर द रिएक्शन, मास बिफोर द रिएक्शन कितना होगा, अगर मैं मोल्स में ले रही हूं तो ये कितना हो जाएगा, H2 का 2 मोल, मतलब 2 इंटू 2, ये हो गया 4, प्लस O2 का 1 मोल मतलब 32, कितना है, 36 ग्राम। ठीक है, मास बिफोर द रिएक्शन इज 36 ग्राम और मास आफ्टर द रिएक्शन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 18, दैट इज 36 ग्राम।
तो यहाँ पे लिख लो मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल्स टू मास आफ्टर रिएक्शन, दैट मीन्स इट इज फॉलोइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, अब दूसरे पर आते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये किसने दिया था, पहले यहाँ पे ये लिख लो, ये किसने दिया था, ये लेवोइजियर साइंटिस्ट थे, लेवोइजियर। ये लेवोइजियर ने दिया था। ठीक है, दूसरा देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। ये दिया था साइंटिस्ट प्राउस्ट ने। ठीक है, PROUST। अब लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन ये है कि अगर आप देखो H2O की मैं जैसे बात कर रही थी, तो H2O अगर आप यहाँ पे देखो लेबोरेटरी में प्रिपेयर करो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होगा, मोलर रेशियो क्या होगा, 2:1। ठीक है, अगर आप बाहर कहीं का पानी देखो, नदी का पानी देखो, उसमें भी H2O में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का क्या रेशियो होगा, 2:1। ठीक है, अगर आप किसी तालाब का पानी देखो, उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, 2:1। मतलब कि अगर आप एक स्पेसिफिक कंपाउंड की बात कर रहे हो तो उसमें जो कॉम्बिनेशन होगा किसका, जो रेशियो होगा एलिमेंट्स का, वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यही कहता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। ठीक है, क्लियर है, लिखो। इन अ गिवन कंपाउंड, a given compound always contains a given compound always contains exactly the same proportion of elements, exactly the same proportion of elements, ठीक है, exactly the same proportion of elements by weight, irrespective, exactly the same proportion by weight irrespective of their source। ठीक है, कौन सा सोर्स है उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑफ देयर सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन, आपने किस मेथड से वाटर को प्रिपेयर किया उस पे भी नहीं डिपेंड करेगा, किस सोर्स से वाटर को लिया आपने उस पे भी नहीं डिपेंड करेगा, उसका जो रेशियो होगा वेट का, एलिमेंट्स का, वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एग्जाम्पल में, इन वाटर रेशियो ऑफ hydrogen and oxygen is always 2:1 irrespective of its source। ठीक है, क्या मैं 10 मिनट लेके और एक और लॉ है वो कर लूं कवर, या फिर थक गए हो? चलो इस पे क्वेश्चन करते हैं, इजी इजी सी चीजें हैं, जो टफ चीजें थी वो तो आपने बहुत पहले पढ़ ली थी, अब जो मैं इतने 3-4 क्लास से बता रही हूँ वो सारी तो बहुत इजी इजी चीजें। आपने जो इसमें जो थोड़ी ट्रिकी चीज थी वो LR का कॉन्सेप्ट था, POAC था, स्टोइशियोमेट्री, केमिकल रिएक्शन से कैसे पता करोगे, वो सारी चीजें तो आपने ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, ये सारी चीजें, ये वाली जो है ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो लिखो क्वेश्चन, 1.8 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, 1.8 ग्राम ऑफ सर्टेन मेटल is burnt in oxygen
1.8 gram of certain metal is burnt in oxygen, giving 3 gram of its oxide. एक मेटल है जिसको हमने ऑक्सीजन में बर्न किया, 1.8 ग्राम बर्न किया तो 3 ग्राम हमें ऑक्साइड का मिला। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कि 1.5 ग्राम ऑफ सेम मेटल, जो 1.5 ग्राम था सेम मेटल का, उसको हमने हीट में स्टीम किया, इज हीटेड इन स्टीम, इज हीटेड इन स्टीम, गिविंग 2.5 ग्राम ऑफ इट्स ऑक्साइड। जब उसको हमने स्टीम में हीट किया तो हमारा कितना वेट आया? 2.5 ग्राम। शो दैट दिस रिएक्शन, दिस रिजल्ट इलस्ट्रेट्स, हमें शो करना है, प्रूव करना है, शो दैट दिस रिजल्ट illustrates law of constant proportion, LOCP, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये इलस्ट्रेट कर रहा है, ये हमें बताना है। चलो 2 मिनट दे रही हूं सोचने के लिए। सेम मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है अलग अलग तरीके से। एक बार तो वो डायरेक्ट ऑक्सीजन में उसका कंबशन करा दिया गया है और एक बार उसको हीट कर दिया है स्टीम के साथ। चलो मैं बताती हूँ आपको। मुझे पता नहीं कौन सा मेटल है तो मैंने क्या बोल दिया, एम। अगर मुझे पता होता कि मेटल कैल्शियम है तो कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। और कैल्शियम अगर स्टीम के ऑक्सीजन से रिएक्ट करता तब भी कौन सा ऑक्साइड बनाता? कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों टाइम पे वो ऑक्साइड क्या बनाता? सेम बनाता। लेकिन यहाँ पे मुझे मेटल पता था और मेटल की वैलेंसी भी पता थी, क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी तो हमें पता ही है 2 होती है, इसलिए हमने CO लिख दिया। लेकिन यहाँ पे हमें मेटल नहीं पता, ना ही हमें मेटल की वैलेंसी पता है, तो हम क्या लिख देते हैं, M O2 से रिएक्ट करके। मान लो M की वैलेंसी N है, M की वैलेंसी मान लो स्मॉल n है वैलेंसी, तो कौन सा ऑक्साइड बनेगा? अगर n की वैलेंसी n वैलेंसी है मेटल की तो ऑक्साइड कौन सा बनेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है ना, M2ON। ठीक है, इसने ऑक्साइड बना और ये इसको बैलेंस कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा N/2। ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि 1.8 ग्राम जब हीट किया तो हमें कितना मिला? ये 3 ग्राम मिला। मतलब 1.8 ग्राम जब इसको हीट किया तो ये कितना मिला हमें? 3 ग्राम मिला। तो अगर मेटल मेरे पास कितना है? 1.8 ग्राम, और मेटल का जो ऑक्साइड है हमारे पास कितना है? 3 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? वो कितना हो जाएगा इन दोनों में से? 3 माइनस 1.8। ठीक है, दैट इज 1.2। अब हमारा O आ गया। अब इसमें M/O का रेशियो क्या आ गया? 1.8/1.2 है ना, मतलब कितना हो जाएगा? 3/2 पहली बार। दूसरे मेथड से हमने किया, इसको स्टीम के साथ हीट कर दिया, तो इसको क्या किया हमने? मेटल को स्टीम के साथ हीट कर दिया, मतलब H2O के साथ हीट कर दिया। तब भी ये कौन सा ऑक्साइड बनाएगा? अभी भी तो ये ऑक्साइड बनाएगा, अभी भी सेम ऑक्साइड बनाएगा, दैट इज M2ON। ठीक है, और साथ में H2 रिलीज होगा। ठीक है, अब इसको हम बैलेंस कर भी सकते हो, बैलेंस नहीं भी कर सकते हो, बैलेंस करना है तो कर लो। ये क्या हो जाएगा? N, और ये हो जाएगा आपका, ये 2M यहाँ पे भी था और ये भी 2M, और ये क्या हो जाएगा? N, हाँ ये भी N हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेटल कितना था आपका? आपने यहाँ पे मेटल कितना लिया है? 1.5 ग्राम, तो 1.5 ग्राम, और ऑक्साइड कितना बना है? 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम।
तो यहां पे ऑक्सीजन का वेट कितना हो जाएगा? 1.5, 2.5 माइनस 1.5 है ना, कितना हो गया? 1 ग्राम। यहां पे m बाई ओ का रेशियो क्या हो गया? 1.5 अपॉन 1, दैट इज 1.5 अपॉन 1। तो इसको भी मैं 3/2 लिख सकती हूँ। तो यहां पे भी 3/2 आ रहा है और यहां पे भी 3/2 आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि आपको नो मैटर व्हाट इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ दिस मेटल ऑक्साइड, आप इसको स्टीम से हीट कर रहे हो या ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हो, इसमें जो मेटल ऑक्साइड का जो फॉर्मूला है वो सेम आ रहा है। मतलब इसमें जो वेट का प्रोपोर्शन है दोनों का, मेटल और ऑक्सीजन का, दोनों में क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। यही कहता है आपका लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ठीक है।